चलिए शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण रुक गया था, तो अब नहीं रुकेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जहाँ से कल छोड़ा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो है हमने इस बार कुछ और अच्छे तरीके से इसमें मतलब कि जो है एक एक जो पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं उस सबको इसमें लगभग डाल दिया है। एक जो है वीडियो और बन पाएगा, वो है आपका एक वीडियो और बन पाएगा जहाँ से कुछ ऐसे मिसलेनियस चीज टॉपिक्स हैं इसमें, उसको मैं उसमें करके आपको दे दूंगा। वो पूरा का पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन सब क्वेश्चन ही नहीं छूटेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने आपको छोड़ा था रोपड़ तक। ठीक है, हमने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये सारी चीज़ें लगभग हमने कर दी थी। आज मैं इसको आपको फिनिश करूंगा, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं। एक टॉपिक और बन सकता है मिसलेनियस वाला, उसको भी मैं ख़त्म ही कर दूंगा। तो चलिए देखिए, अब आइए आते हैं चांद-हुदड़ो पे। चांद-हुदड़ो मैंने कल कवर नहीं किया था, आज मैं इसको कवर कर लेता हूँ। चांद-हुदड़ो कुछ चीज़ें हैं वो उसको देख लीजिए। देखिए, चांद-हुदड़ो जो है इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। ठीक, यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये मोहनजोदाड़ो है, उससे 100 किलोमीटर दूर पर है चांद-हुदड़ो। ठीक, ये पाकिस्तान में है। कहाँ? तो सिंध प्रांत में है। कहता है यहाँ से प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त होता है। कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। आगे कि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। मनका का मतलब होता है माला। ठीक है, मनका जो है वो लाजवंत मनी के बनाए जाते थे, मनका स्फटिक के बनाए जाते थे, मनका जो है ये सिलखड़ी के बनाए जाते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे। तो मनके जो है वो माला पहनने के योग्य बनाए जाते थे। जो आजकल हमारे क्या जो जानवर वगैरह होता है ना, बड़े बड़े माला बनाते हैं उसको, खास करके जो गाय है, भैंस है, ऐसे बैल को भी माला पहनाया जाता है। तो उस प्रकार से मन के बनाए जाते थे। आप देखिए कभी फिगर में मैं दिखा दूंगा उसको। तो फिर कहता है कि यहाँ से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई है। बकराकार मतलब ईंटें जो है वो इस प्रकार से ऐसे, मतलब इस प्रकार से ईंटें वहाँ मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि बकराकार ईंटें कहाँ से मिली, तो ये मिले हैं चांद-हुदड़ो से। आगे कहता है कि चांद-हुदड़ो का हाँ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मिट्टी के है ना, मिट्टी के पाइपनुमा नली मिली है, जिसको कहते हैं नरमोखे मिले हैं। यहाँ से हम लोग जो पानी छत से गिराते हैं ना, तो जो नरमोखे होते हैं वो इस प्रकार के जो है वो पाइपनुमा नालियाँ मिली है यहाँ पर। तो यहाँ की एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन मिले हैं। 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन यहाँ के एक मुद्रा से मिली है, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो चांद-हुदड़ो से। ये सब पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अब पॉइंट्स ही पूछ लेते हैं वो कि ये चीज़ कहाँ से मिला है। आगे ये कहता है कि सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक तथा इत्र रखने के बर्तन यहाँ से मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में यानी कि लिपस्टिक जो आज हम लोग लगाते हैं, हम लोग नहीं मतलब महिलाएं लगाती हैं, तो महिलाएं जो लगाते हैं लिपस्टिक और इत्र जो सेंट है, तो इसके रखने के बर्तन यहाँ से मिले। कहाँ? तो चांद-हुदड़ो से। कहता है कि यहाँ से प्राप्त ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे दिखाए गए। यहाँ से एक ईंटें मिली हैं जिस पर बिल्ली जो है वो कुत्ते को पीछा कर रहा है, उसके पंजे दिखाए गए। तो ये चांद-हुदड़ो का रहा। ठीक, आगे चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सुरकोतरा। ये भी यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बन ही जाते हैं और पूछे भी गए हैं यहाँ से प्रश्न। तो देखिए, सुरकोतरा को भी हम देख ही लेते हैं। कहता है कि वर्तमान के गुजरात के कच्छ प्रदेश में है सुरकोतरा, जिसकी खोज जो है जगपति जोशी ने 1964 में किया है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। रोजदी, रोपड़, ये सब स्थल गुजरात में है। हमने कल ही आपको मैपिंग के थ्रू करवा दिया था कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें सारा हमने मैप के थ्रू करवा दिया है कि कौन कौन से। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं, पूछ लेते हैं वो क्या कि अब दे दिए एक तरफ की कालीबंगा, इधर दे दिए कि गुजरात जो है, उधर दे दिए राजस्थान, इधर दे दिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो अब मिलान करना है कि रोपड़ गुजरात, नाल, कैथा, मालवा। तो इस प्रकार से इधर दे दिए राज्य के नाम या फिर देश के नाम देते हैं, कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है, इधर भारत। तो इस प्रकार से तो हमने वहाँ पे डील कर दिया। आपको एक बार देख लीजिएगा। हाँ कहता है कि यहाँ से
हाँ, यहाँ पे देखिए शॉपिंग हो गया है ये। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है, कहाँ से? तो सुरकोदरा से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य जो है हमको मिले हैं कहाँ से? सुरकोदरा से। यहाँ से घोड़े के अस्थि प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घोड़े के अस्थि पंजर हमको कहाँ से मिलते हैं? तो सुरकोदरा से मिलते हैं। अब आइए एक और है, वो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है, जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल जो बलूचिस्तान के जो एक बलूचिस्तान में दशक नदी के किनारे एक स्थल है, उसका नाम है सुतका गेंडोर, और उसी के बगल में एक और शहर है सुतका कोह। तो ये बलूचिस्तान में ये पश्चिमी स्थल है, और उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में मांदा चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। तो इतना याद रखिएगा। आगे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, यहाँ से रोटी बनाने वाले चकला मिला है। रोटी बनाने वाले जो चकले के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं हमको? तो ये मिले हैं जो है आलमगीरपुर से, है ना। और इसमें से एक और मिला है कि बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी का चित्र मिला है। ये मिला है कहाँ से भैया? तो आलमगीरपुर से मिला है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पक्ष को देखते हैं कि किस प्रकार का उस काल में आर्थिक विकास हुआ और इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। ठीक, तो अब आइए आप देखिए हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार से जीवन बिताते थे, उनका बेसिक आधार क्या था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगर को आधार देने के लिए कृषि भी उतना ही जरूरी है जितना वाणिज्य व्यापार और शिल्प व्यवस्था जरूरी है। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बेसिक आधार, अर्थव्यवस्था का बेसिक आधार जो है वो कृषि है। उसके बाद दूसरा जो आधार है वो है पशुपालन, और तीसरा आधार है वो वाणिज्य व्यापार है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया था एक बार कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश लोग निवास करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है शिल्पी लोग, पॉइंट नंबर 2 राजा और जो है कुलीन लोग, पॉइंट नंबर 3 मजदूर लोग, और पॉइंट नंबर क्षत्रिय लोग यानी कि जो सैनिक हैं वो, और जो पॉइंट नंबर 4 था कि किसान एवं मजदूर लोग। तो आप कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन लोग निवास करते हैं अधिक मात्रा में। तो इसको आप एक बार देखेंगे। अब देखिए आते हैं कि देखिए है कि इस सभ्यता के आर्थिक जीवन का आधार कृषि, पशुपालन और शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार है। ठीक है, लेकिन प्रथम आधार अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम आधार क्या, तो कृषि एग्रीकल्चर है। सेकंड आधार पशुपालन है। लेकिन यही आकर उलट जाएगा वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जो उनका मुख्य आधार होगा वो होगा आपका पशुपालन, और सेकंड आधार कृषि हो जाएगा। हाँ, अब कहता है कि देखिए कृषि कार्य में कांसे एवं पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता में हल के फाल नहीं मिले हैं। देखिए जुते हुए खेत तो कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन हल के फाल नहीं मिले, तो खेत जुताया कैसे? ठीक है, हो सकता है कि लकड़ी के फाल बनाते होंगे, जो समय के साथ लकड़ी सड़ गई होगी, मिला नहीं होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे खेत जोते होंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा अब तांबे के फाल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मिट्टी तो मजबूत है, मिट्टी के को कोड़ना है, तो तांबे तो टेढ़े हो जाएंगे, तांबे जल्दी खिया जाएंगे तो वो घिस जाएंगे, वो तो गड़बड़ा जाएंगे, तो तांबे के फाल नहीं बना सकते। तो इस काल में जो है हमको जुते हुए खेत तो मिलते हैं, लेकिन हल के फाल नहीं मिलते। देखिए बाकी हल जो है वो लकड़ी के मिले हैं, हल जो है मिट्टी के मिले हैं, हल जो है तांबे के मिले हैं, हल कांसे के भी मिले हैं, लेकिन जो है ये जो है फाल मिला नहीं है, वो सब खिलौने के रूप में मिले, लेकिन ओरिजिनल जो खेत जोतने वाला हल होता है वो नहीं मिला है। कहता है किंतु मोहन तथा बनवाली से मिट्टी निर्मित हल के प्रमाण मिले हैं, ये खिलौने मिले हैं। ठीक है, आगे कि सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में की गई है, और यहाँ के लोग इसे सिंडन कहते थे। देखिए सिंडन बेसिकली जो है ये यूनान के लोग कहते थे। आगे कहता है कि यहाँ से पीपल वृक्ष, खजूर, नीम, केले के वृक्ष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से।
हाँ, आगे आइए, अगला पॉइंट है वो कहता है कि गेहूं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिला है। गेहूं जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। आगे है कि पशुपालन में कुंवड़ वाला सांड है। पशुपालन में कुंवर वाला सांड भैंस, गाय, बकरी को पाला जाता था। केवल गुजरात के लोग हाथी पालते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कहाँ के लोग हाथी पालते हैं, तो गुजरात के लोग हाथी पालते थे। ठीक, कहते पालतू पशुओं का उपयोग कृषि, परिवहन, विपणन एवं भोजन के लिए किया जाता था। जो पशुओं को पालने के पीछे उद्देश्य था वो था कि भोजन के लिए, उनको कृषि कार्य में लगाने के लिए, बेचने के लिए, और उनको जो है कभी कभी कुछ ढोने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। किसका? पशुओं का। कहता है कि शिल्प व्यवस्था में मिट्टी एवं धातु के मृदभांड, मनके, मुहर, मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ कीमती पत्थर का भी काम किया जाता था, जैसे गोमेद, फिरोजा, लाजवत पत्थर, लाल पत्थर, सिलखड़ी इत्यादि। तो ये सब शिल्प के कुछ वस्तुएं हैं जो बनाए जाते थे और इसको बेचा जाता था बाहर के बाजारों में। ठीक है, आगे ये देखिए, हड़प्पा से निर्यात की वस्तुओं में लोथल से बने सीप के वस्तुएं, हाथी दांत के वस्तुएं, कपास, अनाज, फल एवं सब्जी बेची जाती थी। ये जो है हड़प्पा से कुछ वस्तुएं निर्यात की जाती थी दूसरे देशों को। उसमें जो है कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो जल्दी सड़ जाते थे, जल्दी खराब हो जाते थे, इसलिए हड़प्पा से निर्यात की गई वस्तुओं के प्रमाण हमको बहुत कम मिलते हैं। ठीक, हाँ, अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार अति महत्वपूर्ण रहा तथा इसके अधिकांश नगर व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे। व्यापार जल एवं स्थल दोनों माध्यमों से होता था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे जो नगर हैं वो तो नदी किनारे हैं या फिर जो समुद्र है उसके किनारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चाहे या फिर जो है उपजाऊ क्षेत्र में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है नगर हैं उनका वहाँ होना कोई रिलेवेंस नहीं रखता। लेकिन हाँ, कुछ जो ऐसे जो नगर है उसके प्रमाण हमको मिलते हैं कि ये वाणिज्य व्यापार के माध्यम से विकसित हुआ था। जैसे देखिए कि सुतका गेंडोर, सुतका कोह, तो ऐसे नगर हैं जहाँ पे पूरा डेजर्ट इलाका है ना, मतलब डेजर्ट तो नहीं, मतलब कि पहाड़ी पठारी इलाका है जहाँ पे कृषि नहीं होते थे, तो वो डेवलप हो गए वाणिज्य व्यापार के कारण। हाँ, कहते हड़प्पा का विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया से, मिस्र से, बहरीन से, ओमान से और सीरिया से होता था। हड़प्पा का जो व्यापार है वो, मतलब हड़प्पा सभ्यता का व्यापार शहर से गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर से शहर और शहर से विदेशों में फैला हुआ था। 3 माध्यम से व्यापार होते थे, शहर से गांव, शहर से शहर, शहर से विदेशों में व्यापार होता था। हाँ, होता था। जैसा कि मेसोपोटामिया का जो शासक है उसका नाम है सारगोन। वह दावा करता है कि दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी उसके राजधानी में लंगर डालते हैं। मतलब दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी उसके यहाँ पहुँचते हैं, उसके राजधानी में अपना जहाज रोकते हैं और वहाँ से व्यापार करते हैं। देखिएगा कि दिलमन की पहचान बहरीन से की गई है, माकन की पहचान बलूचिस्तान से और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से की गई है। यानी कि हड़प्पा के लोग उस समय जो है नाव, जहाज वगैरह, आज जैसे जहाज नहीं, उस समय के जहाज जो लकड़ी वगैरह के होते थे उसके प्रयोग भी करते थे। ऐसे जहाज के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन डॉकयार्ड होने के कारण, लोथल से में जो डॉकयार्ड मिला है, इसके होने के कारण ऐसा लगता है कि भारत में जहाज भी हुआ करते होंगे उस काल में, जिसे व्यापार होता था। और इस सारगोन जो है यह उदाहरण देता है कि दिलमन, माकन, मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते हैं, इसका मतलब जहाज हुआ करता था। अब ये हड़प्पा सभ्यता का समाज किस प्रकार का था इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा काल में जो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, खास करके जो हड़प्पा सभ्यता में जो साहित्यिक साक्ष्य वो तो अनुपलब्ध हैं, वो पाए नहीं गए हैं, या पाए गए तो पढ़े नहीं गए हैं। कुछ लिपियां मिली है, अभी तक हड़प्पा सभ्यता से 400 लिपियां, 400 अक्षर मिले हैं, और लेकिन उस अक्षर को अभी तक पढ़ा नहीं गया, साइंस का लिमिटेशन ही है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि इसका समाज किस प्रकार का। कहते हैं कि नगरों के निर्माण
आकार एवं प्रकार तथा समाधान पद्धति के आधार पर हड़प्पा समाज कई स्तरों में विभाजित था। अब देखिए, जिस शासन व्यवस्था में शहर हो, जिस शासन व्यवस्था में एक जो है वेल मेंटेन बाजार हो, तो वहाँ का समाज तो उस तरीके का हो जो विकसित रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर समाज जो है कई स्तरों में विभाजित था, है ना। तो उसमें कि हड़प्पा का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। योद्धा वर्ग, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज में। कौन है? योद्धा हैं, विद्वान हैं, व्यापारी हैं और श्रमिक हैं। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के प्रजातियां निवास करती हैं। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, मंगोलाइड, अल्पाइन और प्रोटोस्टोलाइड। यहाँ से निग्रो प्रजाति के लोग निवास नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है निग्रो मतलब क्रिसगेल जैसे लोग, यानी कि जो निग्रो हैं वो निवास नहीं करते यहाँ हड़प्पा सभ्यता में। अधिकांश संख्या में स्त्री मूर्तियां मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में महिलाओं की मूर्तियां मिली, इसके कारण। तथा कि अनाजों के अवशेष तथा घरों में पाई गई जानवरों से की हड्डियों से ऐसा पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि शाकाहार भी करते थे और मांसाहार भी करते थे। कहता है कि इस काल में दास व्यवस्था का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में दास व्यवस्था का प्रचलन था। इसका प्रमाण जो है हमको हड़प्पा से मिलता है, जिसमें 16 कमरों वाला बैरक बनाया गया है, जिसको कूली लाइन कहा है पिगट ने। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो निवास करते थे, मतलब जो श्रमिक है वो रहते थे। तो इससे पता लगता है कि इस काल में दास व्यवस्था था। ताकि इस काल में लोग मनोरंजन के साधन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना जो है इनका मुख्य मनोरंजन का साधन था। ठीक। अब आइए कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म और दर्शन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धर्म और दर्शन हड़प्पा सभ्यता का। ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता धर्म दर्शन में कि हड़प्पा धर्म में अनुष्ठान की जानकारी हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त साधु वाली मूर्ति से मिलती है, किंतु तत्व ज्ञान यानी कि फिलॉसफी जो दर्शन है वो लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हमें प्राप्त नहीं होती। यानी कि तत्व ज्ञान तो मिलता है, अनुष्ठान तो हमको दिखता है क्योंकि साधु वाली वहाँ मूर्ति मिली है। कोई साधु, कोई पुरोहित तो है जो अनुष्ठानिक काम करवाता है, लेकिन जो है उस काल के जो मंत्र उच्चारण है, उस काल के जो धर्म दर्शन है किस प्रकार से होता था, तो वो हमको नहीं मिलता क्योंकि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कहता है कि इस काल में धर्म का स्वरूप बहुदेववादी, अतः देवताओं के साथ साथ वृक्ष पूजा, सर्प पूजा, लिंग पूजा इत्यादि के प्रमाण हमको मिलते हैं। देखिए, बहुदेववादी का मतलब क्या है? एक ही काल में बहुत सारे देवताओं का पूजा होता है। जैसे पशुपति शिव है, वहाँ पे जो है एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो है उर्वरता की देवी है। और उस काल में जो है आप देख रहे हैं कि वृक्ष की पूजा होती है, सर्प की पूजा होती है, लिंग पूजा होता है। तो ये भी जो है कई जो है देवताओं के होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहता है इस काल में स्त्रियों की पूजा कुमारी के रूप में होती थी। यहाँ स्त्रियों के गर्भ से पौधे का प्रस्फुटित होना यह दिखाता है कि यह संभवतः उर्वरता की देवी यानी कि पृथ्वी का प्रतीक मान करके उसको पूजते थे। जो पृथ्वी चूंकि उर्वरता की देवी के रूप में ही पृथ्वी का प्रमाण मिलता है, तो उस काल में जो इस प्रकार से पूजा किया जाता था। कहता है कि इस काल में देवी देवताओं की मूर्तियां तो मिली है, किंतु मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, बिल्कुल नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर, जिगूरत महल के प्रमाण नहीं मिले हैं। हाँ, गढ़ी क्षेत्र है जहाँ पे बड़े जो राजा होंगे या फिर जो वहाँ के जो पुरोहित होंगे वो निवास करते हुए, एलिट क्लास निवास करता हुआ, कुलीन जो होगा वो निवास करता हुआ उसमें। कहता है मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है जिस पर योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का अंकन है जिसके 3 मुख हैं और 2 सिंह हैं। यही जो है पशुपति शिवा है ना। इनके दाईं ओर बाघ और हाथी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये 3-4 बार पूछा हुआ है कि ये मोहनजोदड़ो से एक जो है मोहर पर एक साधु की मूर्ति मिली है जो बैठा हुआ है ऐसे, उसके 2 सिंह हैं। ठीक है, एक तरफ
जो है उसके बाईं ओर जो है, बाईं ओर बाघ और हाथी है, और दाईं ओर, सॉरी, दाईं ओर बाघ और हाथी है, बाईं ओर भैंसा और गैंडा है। मार्शल ने इसे पशुपति शिव कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, क्योंकि किसने कहा इसको, तो मार्शल ने कहा। कहता है हड़प्पा सभ्यता में भक्तिवाद, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा झलकती है। वहीं एक बच्चे के गले में ताबीज तंत्रवाद के प्रतीक के रूप में भी दर्शाता है। अब देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हम मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा दिखाई पड़ती है। इसका प्रमाण हमको मिलता है कब्रों से। हड़प्पा सभ्यता के जो कब्र हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो कब्र हैं उसमें कई प्रकार के जो है बर्तन है, उसमें अनाज के दाने, उसमें जो है और भी संसाधन मिले हैं, ताकि उनको ऐसा लगता होगा कि मरने के बाद भी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोक में जाता होगा और वहाँ से जो है वहाँ जो रहता होगा। तो इस प्रकार से मरने के बाद भी जीवन की परिकल्पना की गई है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो आगे चलते हैं। हाँ, अब कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं तकनीकी, ये भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं तकनीकी देखिएगा, कि हड़प्पाई लोगों को गणित, अंकमाला का ज्ञान था। वह अपनी गणना 16 के गुणकों में करते थे। उन्हें दशमलव पद्धति का भी ज्ञान था। बिल्कुल, अब देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये दिख जाएंगे, क्या कहते हैं, बाट, उनके दिख जाएंगे स्केल, उनके दिख जाएंगे जो बनाए हैं वो घर बनाए हैं, वो उनके जो ये हैं, क्या कहते हैं उसको, कि तालाब है, मोहनजोदड़ो से मिला है, स्नानागार, उनके बनावट, उनके जो कमरे बनाए गए हैं, इसमें एक खास जो है इंच और फिट का प्रयोग किया गया है। तो उनको दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान था और उनको जो है वो 16 के गुणज में इस सब का जो है माप और ये करते थे, मेजरमेंट करते थे। कहता है कि मापन के लिए फिट, क्यूबिक का भी प्रयोग करते थे वो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से तांबे एवं हाथी के दांत के स्केल मिले हैं। याद रखिएगा, ये लोथल से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से तांबे के और हाथी के दांत के स्केल प्राप्त हुए। ठीक है। कहता है कि उन्हें ग्रह एवं नक्षत्रों का भी ज्ञान था। हड़प्पा से एक मुहर मिला है जिस पर मछली का चित्र बना है और उनके साथ उन पर 7 लकीरें खींची गई। तो जो है उनको ग्रह नक्षत्र का भी ज्ञान था हड़प्पाई लोगों। कहता है कि तांबे की ढलाई का ज्ञान था। निर्माण में द्रव्यमान विधि का प्रयोग करते थे। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिले, कांसे वाली। तो नर्तकी की मूर्ति जो है वो द्रव्यमान विधि के आधार पर बनाई गई थी। मतलब क्या है कि एक जो है सांचा बनाया गया और सांचे में मतलब कि ये किसको, कांसे को पिघला करके डाल दिया गया, तो वो जो है उसी में वो उस तरीके से ढल गया मूर्ति। ठीक है, उसको कहते हैं द्रव्यमान विधि। मतलब कैसे मोम को पिघला करके कोई भी आकार दे सकते हो, तो उस प्रकार से द्रव्यमान विधि का प्रयोग। कहते हैं कालीबंगा से एक शिशु के नरकंकाल मिला है जिस पर शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं। हमने कल ही बताया था कि कालीबंगा से एक छोटे बच्चे का नरकंकाल मिला है जिसके माथे पे है ना कट लगाया गया, उसमें 6 छेद किए गए हैं। तो ऐसा प्रमाण, ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में जो है शल्य चिकित्सा यानी कि जो है ऑपरेशन वगैरह की व्यवस्था हुआ करती। कितने उन्नत थे लोग। नगरों के निर्माण एवं जल प्रबंधन में भी वैज्ञानिक पद्धति का विकास देखने को हमको मिलता है। हाँ, सिंधु लिपि चित्राक्षर लिपि है। बिल्कुल, सिंधु जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है, उसी को हम बॉस्ट्रोफेंडम लिपि कहते हैं, उसी को हम लोग गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। तो सिंधु लिपि चित्राक्षर लिपि है। और जो है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की लिपि बेलनाकार है, किलनुमा है। ठीक है, किलनुमा है उसका। आइए अब सब अब है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी कई विचार प्रचलित हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन में कई विचार प्रचलित हैं और इसको जो है आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। कहता है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन निम्नलिखित विचार है। कहता है कि मार्शल यानी जॉन मार्शल, EGH मैके, SR राव ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को उत्तरदायी माना है। गॉर्डन चाइल्ड और मोर्टिमर व्हीलर ने और स्टुअर्ट पिगट ने आर्यों का आक्रमण माना है। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन माना है। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन में कई विचार दिए गए हैं। लेकिन चूंकि हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण महाराष्ट्र तक और पूरब में जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जो है
यहाँ से क्या कहते हैं कि आलमगीरपुर से लेकर के दक्षिण में सुतका गेंडोर तक, तो इतने बड़े क्षेत्रों में पतन के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार उत्तरदायी नहीं रहा होगा, यानी कि उसके पतन के लिए अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे होंगे। ये अलग हाँ, ये अलग बात है कि एक शहर दूसरे शहर से चूंकि जुड़े हुए थे वाणिज्य व्यापार में, कृषि के रूप में, तो वहाँ जो है मेन शहरों का अगर पतन हुआ होगा तो धीरे धीरे करके सारे शहर खत्म हो गए होंगे, ये कारण रहा होगा। यानी कि उनके शहरों के पतन के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें मिसलेनियस जितने भी हैं लगभग 100 पॉइंट्स होंगे, लगभग 100 से 80 पॉइंट्स होंगे, जिसको अभी हम इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे करके हम 1-2 दिन में उसको कर लेंगे और वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। और एक काम आप कीजिएगा कि चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं।